सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। 2 दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उस गुफ्तगू में न सिर्फ उन्होंने अपने वोट्स बढ़ने का जश्न मनाया, पार्टी कारकुनान को मुबारकबाद दी, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक भी उन्होंने कुछ इज़हार ख्याल किया जो कि इससे पहले भी वो कर चुके हैं। इसके अलावा भी बड़े अहम सियासी मामलात हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। रहमान मलिक साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। रहमान मलिक साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी क्या ये 27,000 वोट बढ़ने से इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, इतनी पुरएतमाद हो गई है कि जरदारी साहब अब मियाँ साहब की वापसी से मुताल्लिक भी गुफ्तगू कर रहे हैं? ये जरदारी साहब की अपनी कोई ज़ाती ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की इस वक्त ऑफिशियल पोजीशन है, या मलिक साहब इस बयान का मकसद क्या था, क्या वजाहत करेंगे आप इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब जहांगीर साहब, आपको सलाम। मेरे सारे सुनने वाले बहन भाइयों को, नाज़रीन को सल्यूट के साथ और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह मियां हमेशा वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव जा रही हैं उनसे पाक करे, आमीन, और पाकिस्तान को टेररिज्म फ्री करे, और अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में मेरे पाकिस्तान की गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। आमीन, इंशाअल्लाह। इस वक्त आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और वाम भी उसको बड़ी ही जसरदार से देख रहे हैं। आपको पता ही है, तकलीफ आपकी भी है, मेरी भी है, गरीब आदमी की भी है। अल्लाह करे कि हम इस इकोनॉमिक क्रंच से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएं तो हमारी कौम की बहुत बेहतरी होगी और हमारे इंशाअल्लाह बहुत से मसले हल हो जाएंगे। आपने सवाल किया है सियासी शुरूई से। आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी गेम खेलते हैं, वो चेस की गेम को और सियासत को एक ही समझ के खेलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान को पता है कि ये लीडरशिप जो बाहर रहेगी, ज़ाहिर है अगर सारी लीडरशिप एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर सलूशन ले आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि PMLN के साथ मिलकर आगे बढ़े। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने साइन की, पाकिस्तान आए। हमने उस वक़्त पंजाब की गवर्नमेंट सेक्रीफाइस करते हुए आपको पता है PMLN को दे दी। हालांकि हमने सबने कहा आसिफ जरदारी साहब को कि ये आप ना करें क्योंकि हमें मौका मिल रहा है पंजाब में हुकूमत करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फैसला किया था कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल सही। तो साथ लेके चले। 3 महीने के बाद नून ने जो किया वो आपके सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो कम बैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार है उस सारे डिबैकल के बाद जो PTI ने इस वक्त आवाम को दिया है। और बहरहाल आइंदा जो हमारा मुकाबला होगा वो दोनों के साथ होगा। तो लेट अस सी के आगे आने वाले वक्त में जो एडवाइस आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है, मेरा ख्याल है आई होप ही फॉलोज इट अप। लेकिन ये ज़ाहिर है उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा एक अपना पॉलिटिकल रोड मैप है, फॉलो करेंगे। अपोजिशन पार्टियों में हमेशा ऐसा होता है, देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में कौन मार का मारता है। सही। लेकिन रहमान मलिक साहब, ये जो तजवीज़ है जरदारी साहब की, इस पर अगर नून लीग से भी रिएक्शन आ जाता है जो कि पहले भी आया था, तो फिर तलखी एक बार फिर दोनों जमातों के दरमियान बढ़ जाएगी। अब पार्लियामेंट के अंदर आप दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं, पार्लियामेंट के अलग अलग तहरीक का हिस्सा हैं, तो फिर ये तो मजीद तल्ख हो सकती है दोनों जमातों के दरमियान सूरत हाल। आप नहीं समझते ऐसा जरदारी साहब की तजवीज़ मुनासिब है इस वक्त पर? नहीं, एक चीज़ मैं बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनाफकत की सियासत नहीं करती है। बड़ी स्ट्रेट बात करती है और सामने करती है और खुल के बात करती है। और आसिफ जरदारी साहब की जितनी भी प्रेडिक्शन या जो बातें होती हैं वो आपके सामने जो आई और वो सही साबित हुई। मुझे एक चीज़ सिर्फ आप बता दें, मेरा एक आवाम से भी सवाल है कि हम इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की बात करते हैं और जब हम कॉल देते हैं तो 4 महीने की बात की देते हैं। तो क्या आपकी बात कोई समझ में आती है? मेरे ख्याल मेरी सियासी नज़र में तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप 4 महीने उनको दे रहे हैं, तो 4 महीने के बाद उनको तो साल ही रह जाएगा, वो तो इलेक्शन ईयर होता है। तो मेरा ख्याल है कि
ज़रा गौर से और डेप्थ के साथ देखना चाहिए, कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी हुकूमत के साथ। अच्छा, जिस अंदाज से चले हैं, और फिर 23 मार्च भी है, 23 मार्च को भी मुझे ये होती हुई नज़र नहीं आ रही, उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें आड़े आ जाएंगी। हमने उस वक्त जब PDM के साथ थे, हमने भरपूर अंदाज से कहा कि चलें रिज़ाइन करें, आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस अंदाज से बाहर किया गया, और एक ऐसी बात हुई जो मेरा ख्याल दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुई कि फेलो पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को शो काज नोटिस दे रही है। हमने फिर भी बर्दाश्त किया। हमारी CEC की मीटिंग हुई जिसमें हम सब ने, जितने भी हम सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने यही एडवाइस किया था अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं और वो शो काज नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं तो वो हम वापस चले जाते हैं, ताकि ये जो एक इत्तेहाद है बना हुआ है वो ना टूटे। लेकिन मेरा ख्याल है वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में रहे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी इत्तेहाद में आती है तो दूसरी पार्टीज जो हैं वो कम्प्लेक्स में आ जाती है। अच्छा, क्योंकि हमारा रवैया भी, हमारी सियासत भी अवामी होती है, गरीब लोगों के लिए होती है। तो मलिक साहब, ये पीपल्स पार्टी इस वक्त जो तहरीक चला रही है, इस तहरीक का मकसद हम क्या समझें? बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, वो पंजाब भी जा रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा भी जा रहे हैं, फिर पंजाब में आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक भी किया। तो ये बहरहाल एक इलेक्शन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अगला इलेक्शन देख रहे हैं 2023 में, या फिर ये हुकूमत गिराने की तहरीक है? वाकई इसका मकसद ये है कि हुकूमत को गिरा कर और फिर अगली हुकूमत बनानी है आपने? देखिए, सियासी पार्टियाँ अपने अपोनेंट के खिलाफ हर वो नेगेटिविटी को इस्तेमाल में लाती हैं जो है। इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से प्राइस हाइक हो चुकी है, रुपया डिप्लीट हो चुका है। $115 रुपये पे $1 था, तो मैंने कहा ये 180 रुपये को क्रॉस करेगा। आप और कुछ दोस्तों ने कहा मलिक साहब आपके पास कौन सा वो जादू की चीज़ है, या आपके पास वो कौन सी प्रेडिक्शन है कह रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे पैरामीटर्स जो नज़र आ रहे हैं, वो पैरामीटर्स जैसे इकनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, वो उसके हिसाब के जो मेरी कैलकुलेशन है, बीइंग स्टैटिस्टिशियन एंड थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरा ख्याल है कि ये क्रॉस करेगा। आज आपको मैं बता रहा हूँ ये 180 पे नहीं ठहरने वाला। अच्छा, ये जाएगा 200 तक। ये आगे बढ़ेगा 180 से। तो आप जिस अंदाज से ये आगे बढ़ेगा, ग्रोथ रेट नीचे है, आपकी इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, इन्फ्लेशन आप कहते हैं 9.5% है, लेकिन इन एक्चुअल इट इज़ अराउंड 18%। तो मुझे बताइएगा कि इसके साथ महंगाई किस हद तक जाएगी। तो ये रॉकेट हाई जब जाएगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, तो गरीब इसको जो फील कर रहा है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फील कर रही है। इसलिए ये कॉल दी गई है ताकि अवाम ये ना समझे कि वो अकेले हैं। अवाम के साथ उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी लीडरशिप बिल्कुल उनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। और ये कोशिश करेंगे हम कि अल्लाह करे कि हुकूमत कोई ऐसा कोई तरीका निकाले जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि सेव पाकिस्तान फ्रॉम बैंकरप्सी, तो उसमें मैंने महंगाई का भी जिक्र किया था, उसमें मैंने कुछ सजेशंस भी दी थी। दुनिया में ऐसे क्रंच आते हैं मुल्कों पे, लेकिन लीडरशिप उसको लेके बेहतर करती है। लेकिन अभी तक मुझे सिवाय इसके कि ये कहना कि दुनिया भी महंगाई है हमारे यहाँ हो गई है, क्योंकि जो पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, तो हम दूसरों को अपने साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में उस गरीब आदमी जिसके 5 या 6 बच्चे हैं और उसका चूल्हा नहीं जलता नजर आता, तो उस पर तो हम कुछ नहीं कहते। तो क्यों ना हम वो सारे चीज़ें कट कर दें जो इस वक्त एज ए एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसको आप छोड़कर किसी उसको निकाल कर गरीब की खिदमत करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सके तो बेहतर होगा। क्योंकि गरीब अगर उठ खड़ा हुआ और जब वो भूख उनको सताएगी और जो हालात वाक़यात आएंगे वहाँ उस वक्त कोई नहीं देखेगा कि उस वक्त कौन सामने है, वो उस वक्त उनका वही माहौल हो जाए। माहौल और बड़ी मुस्बत तजवीज़ मलिक साहब आप दे रहे हैं, लेकिन ये एक बार हुकूमत की मुकम्मल नाकामी की क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं? इस वक्त 3.25 साल हुकूमत को हो चुके, लेकिन इन 2.5 सालों में वही लोग मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमी को संभालते रहे जो कि आपके दौर में हुआ करते थे, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, शौकत तरीन साहब। तो ये हुकूमत नाकाम हो रही है या ये इन इंडिविजुअल्स की पॉलिसी दरअसल नाकाम हो रही है जो कि फिर हुकूमत को भी नाकाम कर रही है? मेरे ख्याल से PTI बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। अगर इमरान खान साहब की इलेक्शन की स्टेटमेंट्स और वो तकरीरें सुने तो ऐसे
तो ऐसे लगता था कि ही इज़ फुली प्रिपेयर टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। बिल्कुल। और उनके पास सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमी से लेके हर किस्म की टीम बिल्कुल रेडी है, वो आते ही सब सीधा कर देंगे। और इसी वजह से उन्होंने कहा था हम कभी भी IMF की तरफ नहीं जाएंगे, IMF जाने की बजाय हम खुदकुशी को प्रेफर करेंगे। तो जब उन्होंने आगे हालात देखे, गवर्नमेंट चलाना इतना आसान काम नहीं होता, जो इनको शुरू में पॉलिसीज करनी चाहिए थी वो नहीं की। मिसाल के तौर पे कोविड आया, ये एक पैंडेमिक है, नेचुरली इसने पूरी दुनिया को नुकसान दिया है, लेकिन क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट है IMF का, उसमें एक ओवरराइडिंग क्लाज है कि अगर कोई पैंडेमिक आ जाए तो इसमें जो एग्रीमेंट है इसको आप कम से कम या डेफर कर सकते हैं या नल एडवाइड कर सकते हैं। अगर आज के बैठे हुए या उस वक्त के बैठे हुए जो हमारे डिसीजन मेकर थे या फाइनेंस की टीम थी वो IMF की ना होती जो उन्होंने भेजे हुए हैं, तो हम 10 साल के लिए डेफरमेंट मांग लेते हैं, हम रिफ्यूज़ कर देते पैसा देने के लिए, आज हम बेहतर पोजीशन में होते। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा वी आर मैरिड विद IMF, हमारे साथ यही हाल होता रहेगा जो हो रहा है। और मेरी अपनी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सारे काम छोड़ के प्लीज़ ट्राई टू हैव डेट रिटायरमेंट। आपने कोई प्लान दिया अभी तक डेट रिटायरमेंट का? अगर जब तक आप डेट रिटायरमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ अरबाब साहब, ये हमारे लिए वबाले जान नहीं महा वबाले जान बन जाएगा। अच्छा। लिहाजा मैंने फैसला किया है माई इंडिविजुअल कैपेसिटी, और मुझे बहुत से लोगों ने इस पर कॉन्टेक्ट भी किया है, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ मूवमेंट इन माई पर्सनल कैपेसिटी फॉर डेट रिटायरमेंट। और उसके लिए हम हर वो काम करेंगे, हर वो एडवाइस करेंगे जिसमें हम डेट रिटायरमेंट को ईजी करके हुकूमत को भी और दुनिया को भी इस नतीजे पे लेके आए कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इकनॉमी के बहुत बुरे हो चुके हैं। लिहाजा हमें कम से कम 20 साल की डेफरमेंट मिलनी चाहिए हमारी डेट्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा। हमें चाइना के पास भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा कि हुकूमत को हम किस तरह मजबूर करें कि ये जो हमारा कर्जा है इसको कैसे उतारें। वो स्कीम नहीं चलाना कर्जा उतारो पाकिस्तान सवारो जो हुआ उसमें मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस अंदाज से को उतारा जाए कि आपने जो वसाइल है उनको कटेल करके डाइवर्ट करके हमें अपनी डेट रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए। आई होप जो मुझे सुन रहे हैं वो इसको बात को समझने की कोशिश करें। अगर उनको कोई इसमें एतराज है तो अर्जेंटीना का मॉडल उठा लें, उनकी हालत हमसे बहुत खराब हो चुकी थी। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड। सही। मलिक साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर जो देख रहे हैं वो सुने जिम्मेदार लोग हैं, वो आपकी इन तजावीज़ से फ़ायदा भी उठाएं। लेकिन ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शोर होता है इलेक्शन के बाद, वो धांधली का होता है। हारने वाली हर जमात जीतने वाली पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही होती है। अब ये हुकूमत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अगले इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहती है। तो ये अपोजिशन की तमाम जमातें इस पर क्यों एतराज़ कर रही हैं? क्यों आप लोग इससे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं? हुकूमत को करने दें ताकि ये निज़ाम शफाफ हो सके और अगला जो इलेक्शन हो वो मुतनाज़ ना हो, किसी को किसी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अरबाब साहब मैंने इसको जी मलिक साहब, मैंने अरबाब साहब इस AVM को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, परखा, रिसर्च की। 6 मुल्कों ने शुरू की, 6 में से 5 ने उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स आ जाते हैं जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। आपके मुल्क में तो ना इंटरनेट होता है ना आपकी वाईफाई होती है, और फिर हम सॉरी टू से आई एम यूजिंग द वर्ड कि थोड़ी अकल से काम लें। एक तरफ हम AVM मशीन पे डालेंगे, अंगूठा लगाएंगे, और दूसरी तरफ हम उसका प्रिंट निकालेंगे और उसको बैलेट बॉक्स में डालेंगे। तो बात तो वहीं रह गई। आपने कौन सी नई चीज़ कर ली कि आपने जो AVM पे कहा वही 1 मिनट में आपका कंसोलिडेट हो गया। इसका हाल बिल्कुल वही होना है जो RTS का हुआ था। अच्छा। एंड आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। RTS को मैंने इन्वेस्टिगेट किया था एज ए हेड ऑफ द पार्लियामेंटेरियन कमीशन ऑफ द सेनेट, जिसमें 25 सेनेटर्स थे। उसकी तफसील RTS को क्या हुआ, RMS को क्या हुआ और किस अंदाज से फिर वो ट्रीट हुआ, उसकी तफसील अगर आपने लेनी है तो प्लीज़ किसी वक्त जाके सेनेट के सेक्रेटरीट से निकाल लीजिएगा। अच्छा। आपको सब कुछ मिल जाएगा। RTS जो है, और अगर आप AVM देखें
तो AVM इज जस्ट डुप्लीकेशन ऑफ RTS, नथिंग अच्छा। एल्स। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आवाम चाहती है, जो इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो कराइए। मैं तो ये समझता हूँ कि आपका जितना खर्चा है और जितनी इसकी सेटिंग है, अरेंजमेंट्स है, वो तो आने वाले इलेक्शन में तो आप कर ही नहीं सकते। कहीं ऐसा इरादा तो नहीं है हुकूमत का कि कहेंगे जी क्योंकि लॉ पास हो गया हुआ है, इलेक्शन AVM पे ही होना है, लिहाजा हुकूमत जो है एक रेजोल्यूशन के तहत 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए। तो अगर हुकूमत 1 साल को बढ़ाने का इरादा है तो फिर तो उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। अच्छा। तो अगर इलेक्शन प्रॉपर कराना है, दुनिया में जैसे मरवजा असूल हैं इलेक्शन के, ठीक है, लेकिन मलिक साहब इस बिल को 1 माह गुजर चुका है ना, इस 1 माह में अभी तक ऑपोजिशन कानूनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकी कि अदालत जा सके। 11 तारीख को ये पिछले महीने की ये बिल पास हुए थे और उसी दिन बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, तमाम ऑपोजिशन जमातों ने मिलकर अदालत जाने का ऐलान किया था। आज जब हम बात कर रहे हैं 8 दिसंबर भी गुजर चुकी है, इन 28 दिनों में ऑपोजिशन अभी तक नहीं जा सकी अदालत। देखें, जो चीज़ अपोजिशन इकट्ठी बैठ के करती है ना, हम सॉरी टू से, वो होती नहीं है पूरी। तो अगर किसी एक पार्टी ने कहा था तो मान लेता हूँ, हो सकता है कोई प्राइवेट इंडिविजुअल चला जाए इस पे। अच्छा। तो इसका जवाब तो अपोजिशन ही दे सकती है, या वो लोग जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उसको वो आगे बढ़ के बात कर रहे थे, शायद वो इसका जवाब बेहतर अंदाज से दे सके, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था। लिहाजा मेरा ये कहना कि कौन ज़ोर से कह रहा था, कौन हल्के अंदाज से कह रहा था और कौन कह रहा था कि नहीं जाना है। तो जब भी मैंने कहा अपोजिशन एक चीज़ का फैसला करती है तो वो फैसला ही होता है, आगे जाना ज़रा उसमें मुश्किल होता है। उसमें आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी देख लिया, आपने जो इसके ऊपर मार्च में जो धरना मारने के बाद ना जाने के फैसला जब तक इमरान नहीं जाएगा वो भी आपने देख लिया। तो बहरहाल अभी 4 माह का जो आप उन्होंने टाइम दिया वो भी आपने देख लिया। तो लेट अस, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ किसी की सिंसियरिटी पे, लेकिन हर बंदे में एक दिमाग है, वो सोचता है, और जब वो सोचता है तो वो सोचने में मजबूर हो जाता है। ये 4 महीने आखिर अपोजिशन जो है इन्होंने हुकूमत को क्यों दिए? क्या कंसोलिडेट करना चाहते हैं? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सही। चलें मलिक साहब, जब सियालकोट वाले उस वाक़े की तरफ आते हैं, जो वाक़या पेश आया, जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो ज़ाहिर हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में बदनामी होती है, हमारे मज़हब को शिद्दत पसंदी के साथ जोड़ा जाता है, फिर पूरी दुनिया में कितनी मुश्किलात मुसलमानों के लिए आ जाती हैं, इसका आप समेत, मुझ समेत हम सबको अंदाज़ा है। इस पर हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को डील किया, आप समझते हैं कि इस तरह से इन वाक़यात को रोका जा सकता है? जो मलिक अदनान है उनकी बड़ी तारीफ़ की, उन्हें तमगा शुजात देने का भी ऐलान किया, लेकिन इसमें अब मजीद क्या क्या स्टेप्स हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है? आप चूँकि साबिक वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, इस तरह के मामलात को बहुत करीब से आपने देखा है, तो इस वक्त हुकूमत क्या करे कि इन वाक़यात में कमी आ सके, बल्कि इसको रोका जा सके? अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुल्क में बसते हैं, और इस्लाम हमारा दीन है, और कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता मेरे रसूल के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की गुस्ताखी करने की। नंबर 1। नंबर 2, ये जो वाक़या हुआ है, मैं इस वाक़या को बिल्कुल नहीं समझता कि ये इस्लामी वजूहात की वजह से या किसी गुस्ताखी की वजह से हुआ। अच्छा। ये मुझे इंटरनल रिफ्ट लगती है। मैंने सियालकोट में पुलिस से भी बात की, जो अच्छा। करते धरते लोग हैं उनसे भी बात की, और ये एक सख्त अफसर था, और जो रिफ्ट एक पैदा ही इसको रस्ते से साफ करने के लिए जब इन्होंने निकालने का फैसला किया, तो कुछ लोग जो मजहबी इंतहा पसंद थे और वो शोर शार करके सामने आ गए, और एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ जिसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता। बस एक जो सबसे अहम बात आती है कि जो कोई भी किस्सा आता है, और मैंने ये पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दी थी कि जो भी इल्ज़ाम लगता है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। सही। और अगर ये इल्ज़ाम गलत साबित होता है तो फिर उसकी भी सज़ा उतनी ही होनी चाहिए जो इल्ज़ाम लगाने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जिस अंदाज से इससे पहले भी रिलीजियस पार्टियाँ किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल होती रही, वो नहीं होनी चाहिए। इस्लाम जो कि हमारी रहनुमाई करता है, वो किताब जो मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल के थ्रू भेजी,
उसमें एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। मुझे किसी जगह बता दें जहां पे इंसानियत का कत्ल लिखा है। मैं तो एक इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूं इस्लाम का, इतना हो सकता मेरे पास नॉलेज ना हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं और इतना मैंने ज़रूर पढ़ा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को कितनी दफ़ा माफ़ किया, तो हम तो उनके चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हम जो हमारा नाम बदनाम होता बाहर इस्लाम का, उससे बच सके। मैं ये कहूँगा कि इसके लिए मैंने इमरान खान साहब से इमीडिएटली अपील की थी कि आप इसमें एक कमीशन बनाएं और आप ये देखें कि ये वाकया क्यों पेश आया। अगर किसी ने मजहब की तौहीन की है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त तरीन सजा दें उसको। अगर मजहब की तौहीन नहीं हुई है तो फिर जिसने मजहब को इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना। बिल्कुल, कोई भी इसको तराज नहीं। और मुझे खुशी इस वक्त इस बात की हो रही है कि हमारे सारे उलमा इकराम, सारे फैक्शंस, सारे हमारे जितने भी फिका है, सब गए श्रीलंकन एम्बेसी में और उन्होंने यकजहती का इजहार किया और इस वाक़या को कंडेम किया। तो इससे साबित ये होता है कि आज हमारी पूरी रिलीजियस कम्युनिटी इस बात पे मुत्तफिक है कि ये ज्यादती हुई है। और मुझे अफसोस ही हुआ कि मीडिया को इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए था, उनकी स्टेटमेंटों को प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि ये हम नहीं हैं, ये वो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके अपने कुछ मसाइल थे या उनके अपना कुछ उसमें इंटरेस्ट था जिन्होंने उसको मारा। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा, दूसरा ये था कि बिल्कुल अच्छा किया है अदनान साहब को, जो हमारे सियालकोट के हैं, जिन्होंने कोशिश की बचाने की, उनमें तगमा शुजात दिया गया है। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि एक तगमा जो मरने वाले को भी दे दिया जाता तो बहुत अच्छा था। चलो, जो भी था उसने पाकिस्तान की खिदमत की, वो खड़ा हुआ और बगैर किसी कसूर के गुनाह के अपनी ड्यूटी देते हुए, बिल्कुल, चलो उनकी बहादुरी को तो जितना खराज तहसीन पेश किया। लेकिन मलिक साहब, कल वजीर आजम जब उस तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उसमें आपको नहीं लगता कि वो सिस्टम की बेबसी को जाहिर कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि कोई वकील इस तरह के केसेस की पैरवी करने को तैयार नहीं होता, जजेस इस तरह के केसेस को लेने को तैयार नहीं होते, सामने नहीं आते, तो रियासत की जिम्मेदारी है इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इस वक्त तो ये उनकी एक बात, इनकी इस बात से मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये कानून जो है काफ़ी जगह मिसयूज़ हुआ। हम कानून को लागू करने के लिए, यानी रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए हमारे पास मशीनरी नहीं है और उसकी प्रोटेक्शन के मीन्स नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका लॉ चलेगा। देखें जागीर साहब, पूरी दुनिया में उस वक्त तक अमन नहीं होता और डिसिप्लिन नहीं होता जब रूल ऑफ लॉ ना हो। और रूल ऑफ लॉ होता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, और डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया जाता है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट देती है लॉ, और वो लॉ चलाया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। मुझे बताएं कि आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कितना पावरफुल किया है। और आज अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर बेबस है और वो ये कह रहा है कि मेरे जजेस बेबस है, मेरी पुलिस बेबस है, मैं खुद बेबस हूं, तो जिस बंदे पे ये बीत रही है वो क्या सोचेगा, गरीब आदमी क्या सोचेगा। ये तो एक पहलू है अपनी पूरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का। व्हाट अबाउट अदर प्लेसेस, व्हाट अबाउट द अदर फैक्शंस, व्हाट अबाउट द अदर क्राइम्स। आई थिंक हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, जजेस को मलिक साहब, चूंकि मौजूद बहुत ज्यादा थे, बात आपसे और भी करने थे, लेकिन जरा थोड़ा सा वक्त चूंकि इजाजत नहीं दे रहा, तो किसी अगली नशिस्त में आपके साथ फिर बैठेंगे और फिर ये तमाम सवालात जरा आपके सामने मजीद रखेंगे ताकि आप और ज्यादा तफसील के साथ इन पर बात कर सकें। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी दुआ है कि मेरे गरीब की भी आवाज़ सुनी जाए, फरियाद सुनी जाए मेरे गरीब की, और आने वाले वक्त में, आने वाले चंद महीनों में गुर्बत का खात्मा होना चाहिए। गरीब के लिए कुछ रिलीफ आनी चाहिए, सिर्फ बातों से और लिप सर्विस से। जहांगीर साहब,
नहीं काम चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे ज़रा कुछ बात करेंगे कि अब PDM के मामले को हुकूमत कितना संजीदा ले रही है और ग्लासगो में क्या कुछ हुआ था उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के कई ममालिक को कई आदाब दे रखे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद होती है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने में इससे मदद मिल सकेगी। और पाकिस्तान को जो हदफ दिए गए अभी मुद्दत पूरी होने में 10 साल बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने 17 में से 13 आदाफ हासिल भी कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे, जब से क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवज्जो है इस मामले पर बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों ग्लासगो में एशिया वाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज फतियाना ने उस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक इंकशाफ किया कि वहाँ पर वज़ीर ज़रताज गुल और वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम के दरमियान एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर ज़रताज गुल वतन वापस आ गई। उस तमाम मामले के बाद, इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंज़बाती कमेटी है उसने एक शो कॉज नोटिस भी रियाज फतियाना साहब को जारी किया, लेकिन वो अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि उनके इस बयान की गवाही सेनेटर फैसल जावेद दे सकते हैं जो वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा रुमीना खुर्शीद, शिजा फातिमा जो नून लीग की दोनों रहनुमा वो भी वहाँ पर मौजूद थी, तो उन लोगों से इसकी गवाही ली जाए। बहरहाल अभी इस मामले की इंक्वायरी चल रही है, लेकिन ये असल मामला था क्या, रियाज फतियाना साहब क्या इस नोटिस के बाद भी अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और PDM से मुताल्लिक जो एहतजाज की कॉल दी गई है हुकूमत के लिए, उस मामले पर भी रियाज फतियाना साहब से बात करेंगे। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फतियाना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो PDM की तहरीक है हुकूमत के लिए कितनी संजीदा है कितनी नहीं, इस पर ज़रा आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन ये ग्लासगो में जो कुछ हुआ उसके बाद आपकी सरजनी भी की गई, आपको एक शोकॉज भी किया गया, वो उस मामले की अगर ज़रा आप कुछ वजाहत कर सकें, क्या मामला था, ग्लासगो में क्या कुछ हुआ था और जो आपका मौक़िफ़ था फतियाना साहब, अभी भी आप उस पर कायम हैं? जी, गुजारिश ये है कि पहले COP26 पर ही बात कर लें ग्लासगो की। तो जी, पार्टी ने मुझे कोई शो का नोटिस नहीं दिया, वो जो कमेटी है उसने दिया था। और पार्टी का आइन कहता है कि पार्टी की क़यादत कोई फैसला करती है, ना कि शो काज कमेटी। मैंने उसको रिप्लाई फिर भी कर दिया। नंबर 2, ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से इंक्वायरी हो रही है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज उसकी तरफ से भी इंक्वायरी हो रही है। 2 इंक्वायरीज हो रही हैं। उसका जब आउटकम आएगा सबको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरा ये कि जो मुझ पर इल्ज़ाम गए थे ट्रांसपोर्ट, सिम और कार्ड बनवाने के, वो 100% झूठे हैं और कुरान पाक पे रख लें। अच्छा। फैसला तो भी पता चल जाएगा कि सच और झूठ क्या होता है। तो मेरा ख्याल ये तो मज़का खेल, उन्होंने महज अपने दिफा के लिए छोटी बातें की। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, सिम मेरे पास एयरपोर्ट से आते हुए थी, कार्ड के बगैर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था। मेरी एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर रजिस्ट्रेशन थी अक़वाम मुत्तहिदा से, और इनका कौन सा वहाँ दफ्तर था जिनसे मैंने ट्रांसपोर्ट लेनी थी। मैं ट्रांसपोर्ट मांगता तो पाकिस्तान के कौंसल जनरल से मांगता ग्लासगो, उनसे तो मैंने एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी नहीं लिया। के सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर वहाँ मौजूद होते हैं, मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर तक। तो फिर वो मुझे फ्री ट्रैवल का वोचर भी मेरे पास था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अच्छा। मेरा ख्याल वो सारी महज उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए इल्ज़ाम लगाए, और मेरा ख्याल है वो तो मैंने कहा था कुरान पाक में फैसला कर लेते हैं। वो बहरहाल वो वक्त के साथ साथ बाकी वज़ीर आज़म मुतमिन है, उन्होंने कहा कि हम एहतसाब सबका, वो हुकूमत के अंदर हो हुकूमत के बाहर हो, आपको पता ही है वज़ीर आज़म इस पर बड़े दो टोक राय रखते हैं। ठीक है, तो फतियाना साहब अगर वज़ीर आज़म अगर इस पर आप कह रहे हैं कि मुतमईन है आपसे, तो उन्होंने ज़रताज गुल साहब से या मलिक अमीन असलम साहब से उनसे बुलाकर इस वाक़े से मुताल्लिक कुछ पूछा, फिर क्या उनकी सरजनी की गई? क्योंकि आप तो अपनी तरफ से 2 गवाहों को भी पेश करने पर तैयार थे। शिजा फातिमा साहब आपने बताया वहाँ थी, रुमीना खुर्शीद, फैसल जावेद वो भी वहाँ रखते हैं, वो भी मौजूद थे। अभी वज़ीर आज़म की तरफ से जो नए मुकर्रर किए गए हैं फोकल पर्सन और फूड सिक्योरिटी पे डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, STPI बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सरबराह वहाँ मौजूद थे। गवाहों की तो कमी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी समझ गई है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा। और शायद मलिक अमीन असलम साहब के कोई रिश्तेदार मेरे हल्के में हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, जिनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा। शायद ये वजह थी कि वो सारा कुछ किया गया। मैंने तो वही बात की जो मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया, और उस पर ऑलरेडी चूँकि इंक्वायरी हो रही है तो इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इंक्वायरी से मुराद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरी दरख्वास्त पे और मेजर ताहिर सादिक साहब की दरख्वास्त
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्टैंडिंग कमेटी। तो मेरा ख्याल वो अब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब फतियान साहब, अपोजिशन ने ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ एक तारीख दे दी है महंगाई मार्च के लिए, 23 मार्च को इसका आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत इसको संजीदा ले रही है, टाइम गो के बहुत लंबा है, ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो शायद हुकूमत इसको संजीदा लेना शुरू करे। अभी इस वक्त हुकूमत की इस एहतजाज को लेकर क्या सोच है? ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं कि अब तो मुद्दत आपने पूरी करनी है? वो चुनी है जब यहाँ पे आर्मी की फौजी परेड होती है, यौम पाकिस्तान है, और उस मौका पे पहले ही सारे वो सिक्योरिटी चेक होता है। इस मौके पे तो कुछ जवाब नहीं बनता कि आप इस किस्म की हरकत करें। हो सकता है उनको खुद ही तो डेट चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन देखना बहुत लंबी डेट रखी हुई, दिसंबर चल रहा है। इसे अंदाज़ा करने कितनी सीरियस है अपोजिशन, उन्हें भी अंदाज़ा है। सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सियासत में इस किस्म के वो बयानात दागते रहते हैं। ये ज़ुबानी गोलाबारी है जिसका कोई एंड नहीं है। हम 3 साल से ही सुनते आ रहे हैं, और ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। इसमें तो दो राय नहीं है, ना कुछ शक को शुबा होना चाहिए किसी को। हुकूमत मुस्तहकम है और इसमें कहीं नहीं जा रही। कभी वो कहते हैं अदम एतमाद करेंगे, कभी कहते हैं इस्तीफे देंगे, कभी कहते हैं सड़कों पर आएंगे। अभी तक तो यही तय नहीं कर पाए कि उनकी स्ट्रेटेजी हुकूमत। लेकिन फतियान साहब, अब फतियात सादिक साहब लंदन गए, मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे। खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि इन हाउस चेंज से मुतालिक वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कन्विंस हो गए और पंजाब में इन हाउस चेंज के लिए तहरीक लाई गई तो आपके तमाम मेंबरान इंटैक्ट हैं, आपकी हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? ये अदम एतमाद की तहरीक को आप बर्दाश्त कर जाएंगे? देखें, अभी तक ना सरदार अयाज सादिक साहब ने ना नून की जमात की तरफ से कोई ऐसा वजाहती बयान आया है। ये सिर्फ मफरूज़े हैं, और अगर कोई भी किसी से मिल लेता है तो नया फार्मूला लेकर इतना सफ़र करके जहाज़ पे जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो टेलीफोन पे भी, इंटरनेट पे भी और व्हाट्सएप पे भी कॉल हो सकती है। मेरा ख्याल ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा। ना कुछ कहीं चेंज आ रही है। और हुकूमत सरदार उस्मान बुज़दार साहब की भी और जनाब इमरान खान की भी अपनी आने मुद्दत पूरी करेगी। ये ऐसे भी देखें, मैं तो जब से 6ठी दफ़ा असम्बली में हूँ, जब भी असम्बली में एक हुकूमत होती है तो अपोजिशन ठीक 6 महीने बाद बयान दाग देती है। हुकूमत 6 माह बाद जा रही है, अब 1.5 साल बाद जा रही है, अब 2 साल बाद जा रही है, अब मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है। तो मैं तो आदी सोच चुका हूँ ऐसे बयान सुनने का। ये एक महज अपने वर्करों को, कारकुनों को साथ रखने का एक रास्ता ढोंग होता है। फतियान साहब, ये अपोजिशन को आप लोग मामलात पर एंगेज क्यों नहीं करते? अभी जब मुश्तरका इजलास से इतनी बड़ी तादाद में 3 दर्जन के करीब बिल्स आप लोगों ने पास करवाए, अपोजिशन को एंगेज नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपोजिशन मुस्तकिल एहतजाज कर रही है, आप लोग एंगेज नहीं कर रहे। तो अगर एंगेज नहीं करेंगे, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे इन अहम मामलात पर, तो फिर किस तरह से फिर मामला आगे चलेगा? फिर अपोजिशन तो इस तरह के एहतजाज करती रहेगी। आप लोगों को थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ना अपोजिशन को भी अहम मामलात पर। क्या समझते हैं? मैं चेयरमैन हूँ कायमा कमेटी कानून व इंसाफ का। इसमें हुकूमत के 2 बिल आए हुए हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब पर अमेंडमेंट जो हुकूमत लेकर आई है, एक बिल भी है, दूसरा बिल भी है, दोनों हमारे सामने है। हुकूमत अपोजिशन दोनों इस पर मज़ाकरात मेरी मौजूदगी में असम्बली की जो प्रोसीडिंग हुई है, नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी एंड लॉ एंड जस्टिस, उसमें बातचीत हुई है। और अब इस पर हम चाह रहे हैं तो हुकूमत अपोजिशन का कहीं ना कहीं रब्ता होता है और होना भी चाहिए। अच्छा, हुकूमत अपोजिशन दोनों, जमहूरियत की पहिए के 2 पहिए हैं, हुकूमत की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अपोजिशन को भी नहीं जाना चाहिए। हुकूमत साथ दस्ते तावन बढ़ाने के लिए तैयार है, मुल्क कौम के मफाद में, मैशत के मामले में, इंटरनेशनल रिलेशन, दाखिली सलामती और इंतहा पसंदी के खात्मा के लिए। तो हुकूमत हमेशा अपोजिशन का एहतराम करती आई है। ये अलग बात है क्योंकि उनके मैंडेट में शामिल है करप्शन के खिलाफ जहाद, तो हुकूमत पाबंद है, आवाम से वोट लिया हुआ है कि करप्शन का खात्मा करना है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद कोई किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं है। फतियान साहब, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इस पर सिर्फ एतराज़ी इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ है। अब उनके एतराज़ात को दूर किए बगैर आने वाले इलेक्शन को फिर कैसे गैर मुतनाज़ बनाया जाएगा? कैसे आप रोकेंगे इसको मुतनाज़ बनने से? अपोजिशन अलग एहतजाज कर रही है और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो फिर आने वाले 2023 के इंतखाबात तो मुतनाज़ बन जाएंगे। देखिए, इस पर बड़ा आसान तरीका है कि आप बल्दियाती इलेक्शन में इसको टेस्ट कर लें। बड़ा आसान तरीका है, आप ज़मीनी इलेक्शन में इसको टेस्ट कर लें। के मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्क में इस पर अमल हो रहा है। तो ये कौन सी रॉकेट साइंस है? ट्रेनिंग लेनी है ना, ट्रेनिंग हो जाएगी। पहले भी इंतखाबी अमला की ट्रेनिंग इलेक्शन के जब अनाउंस होता है 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग चलती रहती है, उनको बताया जाता है। अब तो बल्कि आसान हो जाएगा। पहले ज़्यादा गोरख धंधा है कि इस तरह फार्म फिल करें, ये करें, वो करें, इस तरह काउंट करें, मोर वहाँ हो तो काउंट होगा, वो मोर इधर लग जाएगी 4 खाने,
तो 12 खानों में से तो इधर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। सिंपल होगा कि पुश करना है। आम हालात में 5 मिनट लगते हैं वोट कास्ट करने में, इस तरह 1 मिनट में एक वोट कास्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि वोट कई कास्ट किए बगैर घरों को लौट जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता, बच्चे होते हैं। चलें फतेहान साहब, ये आपकी ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है कि बल्दिया आने वाले किसी ज़िमनी इलेक्शन में इसका ट्रायल कर लें, लेकिन ये ट्रायल या पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए तैयारी क्या इतने कम टाइम में मुकम्मल हो पाएगी? 2-3 माह में बल्दियाती इंतखाबात होने, मशीनों की प्रोक्योरमेंट है, अमले की ट्रेनिंग है, ये सब इलेक्शन कमीशन कैसे कर पाएगा? आप समझते हैं कि इतनी कैपेसिटी है उनमें? जी कोई नामुमकिन नहीं। आप डिवीजन वाइज इलेक्शन करवा लेना। मशीनें आप आज ऑर्डर करें, 1 महीने के अंदर मशीनें पहुंच जाएंगी। ट्रेनिंग है वो 1 हफ्ते में ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। कौन सा उन्होंने एक एटम बम बनाना है या उन्होंने मिसाइल तैयार करना है? सिंपल ऑपरेट करनी है ना। आप घर के अंदर फैक्स मशीन लाते हैं, आप कंप्यूटर लेकर आते हैं, आप घर के अंदर बाकी भी इक्विपमेंट आप लेकर आते हैं बाज़ार से, उनको भी तो आप चलाने का तरीका सीख लेते हैं आप। तो ये क्यों नहीं सीखा जा सकेगा? मेरा ख्याल इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी तो नहीं है। और आप 9 डिवीजन है पंजाब के, आप 2 डिवीजन से इसका काम कर लें, इकट्ठे शेड्यूल ही न दें। 2 डिवीजन में इलेक्शन हो जाए, 2 दिन बाद अगले हर हफ्ते 1-2 डिवीजन का इलेक्शन कराते जाएं, तो मैक्सिमम 3 हफ्तों में सारे पंजाब का इलेक्शन हो जाएगा। वही मशीनें शिफ्ट होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज फतेहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। गुफ्तगू सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, अब उसमें एक बार फिर तब्दीलियाँ की गई हैं। वो क्या तब्दीलियाँ हैं और क्या अपोजिशन इन तब्दीलियों से मुतमईन है या अपने तमाम मुतालबात को मनवाना चाहती है? अमीनुल हक साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ही रोज़ पहले नया बल्दियाती तरमीमी बिल असम्बली से पास करवाया गया, सिंध असम्बली से, जिसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों ने इंतहाई एहतजाज किया, उस इजलास का वॉकआउट किया। MQM ने उसके बाद एहतजाज करते हुए 11 तारीख को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस सिलसिले में तकरीबन तमाम ही सिंध की अपोजिशन जमातों से MQM पाकिस्तान मुलाकात कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PSP तो इस बिल के खिलाफ अदालत भी चले गए हैं। गवर्नर सिंध को यह बिल भेजा गया था, जिन्होंने एतराज़ात लगाकर इस बिल को मुस्तरद किया, जिसके बाद कल गवर्नर सिंध की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी कुछ नुक्तों पर बात हुई है। अब देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्या सिंध गवर्नमेंट ये तमाम एतराज़ात दूर करेगी। इस बिल में आज 2 तब्दीलियाँ भी की गई हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन अब मेयर कराची होगा। तो ये चंद एक नुकात पर तो ऐसा लग रहा है कि इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन क्या अपोजिशन के तमाम नुक्तों पर पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट सोच विचार करेगी? और अगर नहीं ऐसा होता तो फिर अपोजिशन का क्या लाहे अमल होगा? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अमीनुल हक साहब पाकिस्तान MQM पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए IT भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये आज 2 तब्दीलियाँ इसमें हुई हैं। आप लोगों के मुतालबात ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं, एतराज़ात इसमें बहुत सारे हैं। कितने एतराज़ात दूर कर देगी सिंध गवर्नमेंट तो आप लोग मान जाएंगे अमीन साहब? देखिए, चूँकि MQM पाकिस्तान जिसे कहते हैं जमहूरी पतन सियासी जमात होने के नाते हमेशा अवाम के मसाइल की बात करते हैं। और मसाइल क्या है? आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 में पास किया गया तो उसमें पीपल्स पार्टी ने क्या फंकारी दिखाई थी, क्या किया था? उन्होंने वो तमाम इख्तियारात जो कि 90 की दहाई में, 2000 की दहाई में उस वक्त के मुंतखब नाजिम या मेयर के पास हुआ करता था, वो तमाम छीन ली। मसलन आप देखिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हत्ता के मास्टर प्लान, वो तमाम चीज़ें छीन ली। अब 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, जो बचा कुछ इख्तियारात जो मेयर के पास होते थे, मुंतखब नुमाइंदे के पास होते थे, वो भी छीन लिए। मसलन आपने देखा कि बेसिक एजुकेशन था, बेसिक हेल्थ की सूरत हाल थी, हत्ता कि जो जिसे कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये तमाम इख्तियारात भी छीन लिया। और आज जब बिलावल भुट्टो साहब बड़े फ़ख्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक बड़े सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा, उनका ज़ाती हैसियत में मैं एहतराम भी करता हूँ, उन्होंने क्या फरमाया कि जी हम कुछ चीज़ें वापस दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ 2013 में वो तमाम इख्तियारात छीन ली और आप आज 2021 में आज की तारीख में बैठ के कह रहे हैं कि हम ये देखो यार है। हम MQM क्या कहती है, कराची के अवाम क्या कहते हैं, शहरी सिंध के अवाम क्या कहते हैं कि वो तमाम इख्तियारात जो 2013 में छीनी गई थी, उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें
कि मेयर के पास, जब मैं मेयर की बात करता हूं तो मैं सिर्फ कराची के मेयर की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं लाड़काना के मेयर के पास भी, पेशावर के मेयर के पास भी, कोटा के मेयर के पास भी फाइनेंशियल इख्तियारात होने चाहिए। जब उसके पास फाइनेंशियल इख्तियारात होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होंगे, तो वो अपनी चीज़ों का फैसला कर सकता है। मसलन अगर वो मास्टर प्लान के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि अगर आप बॉम्बे को देखते हैं, कलकत्ता को देखते हैं, आप ढाका को देखते हैं, मेयर के पास ये मास्टर प्लान के इख्तियारात होते हैं। उसको पता होता है कि अगले 20 साल के बाद या 50 साल के बाद मुझे इस शहर में कौन सी बस्ती बसानी है, मुझे इस शहर की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये तमाम इख्तियारात अगर आप फाइनेंशियल इख्तियारात उसको नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उसको नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ सिस्टम आगे नहीं चल सकता है। आर्टिकल 148 क्या कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर मुंतखब नुमाइंदों को होना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 8 भी ये बात करता है कि देयर शुड बी अ 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार मिलने चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी तो चाहिए। अमीनुल साहब, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इसमें ये तरमीम कर चुकी है। अस्पताल, स्कूल, डिस्पेंसरीज, वो ये मुतालबा ही मानने को तैयार हैं। तो फिर मामला फंस कहाँ पर रहा है, कहाँ पर आकर ये रुकावट पैदा हो रही है? ये तमाम चीज़ें अगर मेयर के अंडर में आ जाती हैं, 25 टाउन आज तरमीम की गई कि KMC के नीचे होंगे, तो ज़ाहिर है मेयर ही KMC का बॉस होता है। तो ये इसके अलावा भी आप लोग कुछ इख्तियार चाहते हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि मुस्तफ़ा कमाल जो कि बहुत बाइख्तियार मेयर थे, ये नया आने वाला मेयर बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल के बराबर के इख्तियारात रखता होगा। तो ये वाकई इस बात में सदाकत है? देखिए, पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि जब 2007 या 8 में जब पहली दफ़ा गवर्नमेंट हुकूमत में आई थी तो उन्होंने शहर के लिए क्या क्या ऐलानात किए। कहा 10,000 बसें आएंगी, 13 साल गुजर चुका, 13 बसें नहीं आए। ऐलान किया कि K4 का मनसूबा हम मुकम्मल करेंगे, 13 साल गुजरने के बाद 13 गैलन पानी कराची को नहीं दिया। आज भी जो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे, अल्लाह करे कि इस पर अमल करे, लेकिन हमें इनकी बातों पे यकीन नहीं है। हम चाहते हैं अमलन तौर पे ये दिखाएं। लेकिन क्या कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड दे करके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड दे करके क्या वो एहसान करेंगे शहर के ऊपर? बिल्कुल नहीं। 2013 तक तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो ऑलरेडी मेयर के कंट्रोल में था। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी, हम तो पिछले 4 साल से मुतालबा करते चले आ रहे हैं, क्या कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी कि चीफ मिनिस्टर सिंध के हाथ में होना चाहिए? नहीं। क्या होना क्या चाहिए कि ये जो छोटे से काम है कि मेरे घर के सामने अगर नाली बह रही है, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या मैं चीफ मिनिस्टर हाउस जाऊंगा? क्या मैं सूबाई वजीर के पास जाऊंगा? क्या मैं MNA MPS के पास जाऊंगा? नहीं, मैं अपने इलाके के UC चेयरमैन के पास जाऊंगा, मैं उस काउंसलर के पास जाऊंगा जो मेरे गली में रहता हो या मेरे गली के 4 गली पीछे रहता हो, तो मैं उनके पास जाऊँगा। तो ये देना कोई एहसान नहीं है। हाँ, होना क्या चाहिए कि वो तमाम इख्तियारात जो 2001 में, 2002 में या उससे पहले जो फारूक सत्तार साहब के पास है, जो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर शहर उसी वक्त तरक्की करता है जब शहर तरक्की करता है, सूबा मुल्क भी तरक्की करता है जब उसके पास इख्तियारात होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इख्तियारात क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल लाजमी तौर पर मेयर के पास हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। सही। तो फिर अमीनुल साहब, अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है और कोई हल निकल आता है, ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आइडियल रिजल्ट नहीं आता और पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर डटी रहती है, तो फिर ये 11 तारीख को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, इसमें क्या आप लोग तय करने जा रहे हैं? एहतजाजी लाहेअमल आगे तय होगा कि किस तरह से एहतजाज करना है, क्या करना है, या अदालत में 2 पार्टीज तो जा चुकी हैं, तमाम पार्टीज फिर अदालत का रुख करेंगी? देखिए, आपके इल्म में है कि MKM पाकिस्तान ने 2000 गालिबन 17-18 से MKM की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 148 के हवाले से मौजूद है। अच्छी बात क्या थी कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और असद उमर साहब खुद भी ने भी पिटिशन आर्टिकल 148 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है, जिसे कहते हैं कि इट्स अ वेरी बैड लक कि ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ी हुई। हमारी क्या ख्वाहिश होगी, हमारे लीगल पैनल इस पर स्टडी कर रही है, देख रही है कि क्या हमें अलग से पिटिशन लगानी पड़ेगी, इस पर इन चीज़ों का ऐड ऑन हो जाएगा। जैसी भी चीज़ होगी वो तो हम लाजमी तौर पर अदालत में जाएंगे। लेकिन साथ साथ दूसरा ऑप्शन अवामी जमात होने के नाते, चूँकि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान MKM के वो तमाम जो रिक्वेस्ट थी, जो हमने सजेशन दिया था, जो हमसे वादा किया गया था, वो तमाम चीज़ों को अदवी अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध असम्बली में बुलडोज कर दिया गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ इस शहर के लोगों के लिए, शहरी सिंध के लिए, कि वो रोड पर आए, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करें। शहर में बैनर्स लगा दिए गए हैं, रोज़ के बुनियादों पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, भूख हड़ताल शुरू हो चुका है। अब
11 तारीख को मेरा ख्याल है 11 दिसंबर को जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें फैसला किया जाएगा कि हम इन चीज़ों को कैसे आगे लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जाएंगे। हाँ, हमारा एक टारगेट सेट है, हमारा एक गोल सेट है कि फाइनली इन तमाम काला कानून के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करने की हमारी तैयारी ज़ोर शोर से जारी वो सारी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तमाम इख्तियारात जो कि बल्दिया उस्मा को या जिसे कहते हैं, मैं बल्दिया उस्मा को बात करता हूँ तो मैं सिर्फ कराची नहीं, मैं अगेन पूरे पाकिस्तान के हवाले से, पूरे सिंध के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनको दिया जाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। सही। अच्छा अमीन लोग साहब, ये आपने गुफ्तगू में फरमाया कि पीपल्स पार्टी जब आई पहली बार हुकूमत में, जो वादे किए गए थे वो उन्होंने ज़ाहिर कराची से किए गए वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 2018 में आई, उससे अब तक 3.25 सालों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े बड़े वादे किए, कभी 162 अरब रुपए का पैकेज, कभी 1100 अरब रुपए का पैकेज। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने वादे पूरे कर रही है उस मुकाबले में जो आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया? हाँ देखिए, मैं 1.1 ट्रिलियन के हवाले से जिक्र कर देता हूँ। आपके इल्म में है अरबाब कि कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा जो 2016 में शुरू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाया। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ओन किया और अब वो मंसूबा आपको पता है कि तकरीबन 26 अरब लागत के हिसाब से तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गालिबन 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची आ रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन लाइन का जिसे कहते हैं बस शुरू हो जाएगी। अब कराची का नौजवान भी 20 रुपये और 30 रुपये देके एयर कंडीशन पर सफ़र करने के काबिल हो जाएगा। अगेन मेरा सवाल ये है, क्या ट्रांसपोर्ट 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के ज़मरे में नहीं आती है? यकीनन आती है, लेकिन सूबाई हुकूमत के तासुब, लसानियत, सियासी इंतकाम, कराची दुश्मनी के बना पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम धर्म भरम कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगेन जैसे मैंने अर्ज़ किया, 13 साल गुजर चुका, कराची के अवाम को 13 गैलन पानी नहीं दिया गया। K4 का मंसूबा किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सूबाई हुकूमत की बनती थी। उनकी नाकामी, नाहली, तासुब सामने आया, जिसके बिना पर वफाक ने इंटरफेयर किया। और वफाक ने क्या किया? वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि K4 का मंसूबा वफाक ने अपने हाथ में लिया। वापडा ने तमाम सर्वे मुकम्मल कर लिए, तमाम कंसल्टेंसी मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला। और वफाक हुकूमत ने क्या कहा? वफाक हुकूमत ने कहा कि अगर K4 का मंसूबा कराची के अवाम के लिए लाइफ लाइन है तो ये चाहे वह 100 अरब का हो या 150 अरब का हो, आई रिपीट के 100 अरब का हो या 150 अरब का हो, वफाकी हुकूमत उसको मुकम्मल करने जा रही है। टाइम लाइन तय हो चुका है कि 650 MGD पानी जो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर 2023 तक कराची को मिलना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी बात आ जाते हैं। तीसरी सारी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? आप सब ने देखा कि आज से 6 महीने पुरानी बात होगी या 4 महीने पुरानी बात होगी कि कराची के अवाम को स्टेट ऑफ द आर्ट 52 फायर टेंडर दिए गए। जिम्मेदारी आज अगर किसी खुदा न खास्ते किसी फाइनेंशियल हब के अंदर, किसी रेसिडेंशियल फ्लैट्स के अंदर आग लग जाती थी तो कराची के अंदर तो कोई फायर टेंडर मौजूद नहीं थे। 55 फायर टेंडर की गुंजाइशें कराची में, फायर स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ 14 फायर टेंडर काम कर रहे थे। इन तकालीफ को देखते हुए 52 फायर टेंडर वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत KMC को दिया है। अब उससे कुछ सूरत हाल बेहतरी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चौथी इंपॉर्टेंट बात थी, मैं अर्ज कर देता हूँ, वो सेंसस की बात थी, मरदमशुमारी की बात थी कि हमने हमेशा इस बात को कहा कि कराची को कम गिना गया। कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ के लगभग है, 1.5 करोड़ आबादी काउंट की गई है। हमारा जो PTI के साथ मुआहदा था उसमें पॉइंट नंबर 1 पे था कि सेंसस दोबारा का इनेकाद कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है, सेंसस पे काम शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि हमारी ख्वाहिश होगी, बजट में पैसे भी मख्तस है, हमारी ख्वाहिश होगी कि हर सूरत में अगले साल दिसंबर 2022 तक सेंसस को कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद आने वाला जो 2023 का इलेक्शन हो वो नए सेंसस के बुनियाद पर कराया जाए। आखिर में चूंकि वक्त कम है तो ये EVM के लिए आप लोगों ने, यानी MQM के जितने भी MNAs हैं, उन्होंने इसीलिए वोट दिया था कि ये सेंसस वाला मुतालबा अब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपका माना है? देखिए, हमारे इन प्रिंसिपल, हम सियासी लोग कोई ब्लैकमेल वाली बात नहीं करते। फिर इंपॉर्टेंट बात थी कि हैदराबाद का भी यूनिवर्सिटी भी मुकम्मल होने जा रही है, वो भी एक्ट मुकम्मल हो चुका है, असेंबली से पास हो चुका है। लेकिन EVM पे हमारे जेन्युइन कुछ एतराज़ थे, हमने वो हुकूमत के सामने रखे थे। चंद बातें हमारी सुनी गई, हमें यकीन दहानी कराई गई हैं कि EVM पे अल्हम्दुलिल्लाह
फेयर फ्री तरीके से तमाम चीज़ों का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बिना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि यस ईवीएम का मामला हो या इंटरनेट वोटिंग पर ओवरसीज पाकिस्तानी हो, इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले इंतखाबात में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन उल हक साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़ीर बराए गुफ्तगू आपने उनकी सुनी कि पीपल्स पार्टी से मुतालबा उनका यही है सिंध हुकूमत से कि इस नए तरमीमी बल्दियाती एक्ट को मनसूख किया जाए और इसके लिए अब अपोजिशन की तमाम जमातें एहतजाज करेंगी। अब देखना है कि इस मामले का क्या आगे जाके हल निकलता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।